मैम एक्चुअली क्या हो गया है, जैसे फैमिली जैसे ही न्यूक्लियर हुई है, तो इवन पेरेंट्स भी अपने आप को सोशली आइसोलेट सा फील करते हैं, क्योंकि ना हमारा अपने अपार्टमेंट में ज्यादा इंटरेक्शन हो पाता है नेबर के साथ, ना अपनी सोसाइटी में, और बच्चे भी साथ में सोशली मिक्स नहीं हो पाते इस वजह से। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है। हम्म। मैं पहले भी बताई थी कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है ना बहुत चेंज हो गया है। हम लोग हम्म। के टाइम के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे बहुत चेंज हो गया है। पहले हम लोग अपने नेबर में जाते थे, खाते थे, खेलते थे, कोई दिक्कत नहीं। पर अब जो है वो बिल्कुल कट हो गए हैं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल कट आउट हो गए हैं। पर पेरेंट्स को चाहिए कि वो फैमिली से कम्युनिकेशन बना के रखें, फ्रेंड सर्कल को बना के रखें, उनके घर पे आना-जाना रखें, बच्चों के बीच में खेलने का मौका मिले ताकि बच्चों को और जो बड़े हैं उनसे भी सीख सकें। जैसे ये इश्यूज नॉर्मल हुए हैं, आप एज अ थेरेपिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट, तो आपके काफी सारे केसेस आते होंगे, तो कोई एक केस ऐसा होगा कि जहाँ पर अर्ली इंटरवीन किया गया, जिससे बच्चे का जो इशू आइडेंटिफाई हुआ था वो जल्दी इंप्रूव हुआ? बिल्कुल, हमारे पास एक 2 इयर्स का बेबी आया था, तो उसकी मदर जो है वो बोल रही थी कि उनका डिसीज़न था कि थेरेपी स्टार्ट करना है। पर घर के जो और मेंबर थे वो कह रहे थे नहीं अभी छोटा है, 2 साल का है, बच्चे 3 साल में बोलने लगेंगे, 4 साल में बोलते हैं कई बच्चे, तो वो मना कर रहे थे। पर उसकी मदर ने डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे थेरेपी कराना है, स्टार्ट कराना है और उसकी थेरेपी स्टार्ट कराई उन्होंने और आज वो बच्चा बोल रहा है। अभी भी थेरेपी उसकी चल रही है, बट उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है। कुछ प्रॉब्लम है जिस पे अभी भी काम कर रहे हैं, मेबी वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ठीक है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे की स्पीच डिले के रिगार्डिंग आपके पास आया, एक नॉर्मल पीरियड ऑब्जर्वेशन का भी उसने रखा, तो क्या होता है कि उसकी थेरेपी कराई 1 महीना, 2 महीना, उसे लगता है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब पेशेंस नहीं होती, हाँ, तो बिल्कुल। उस केस में आप क्या कहते हैं या आपका क्या कहना है? जो डिले स्पीच होते हैं ना, उनमें रिज़ल्ट आ जाता है। विदिन मंथ आपको रिज़ल्ट दिखने लगता है। लेकिन जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं या जो ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं, उनमें स्पीच थोड़ी लेट से आती है। क्योंकि अटेंशन बच्चा बहुत कम दे पाता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और फिर जो रिज़ल्ट आता है, वो भी थोड़ा डिले होता है, लेट होता है। और हर बच्चे की अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है। हर बच्चे का अलग-अलग प्रॉब्लम होता है। कई बच्चे बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, कई बच्चे को 6 महीने भी लग जाते हैं। हमारे पास एक बच्चा आया था विराट नाम का, उसकी मम्मा ने दूसरी जगह थेरेपी कराया था, मतलब 6 मंथ उन्होंने कराया था और वो वहाँ पर उसका स्पीच नहीं हो पाया था, बट यहाँ विदिन मंथ हमारे पास वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे लिए भी एक मतलब कैसे हमने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी रिज़ल्ट आएगा क्योंकि वो बच्चा ऑटिज़्म का था। इवन हमने ये उनकी मम्मा से भी कह दिया था कि मैं कोई इसका हाँ, जैसे गारंटी नहीं ले सकते कि बच्चा बोलने ही लगेगा। लेकिन वो ड्रास्टिक चेंज आया उस बच्चे में और कई बच्चे ऐसे हर तरीके के बच्चे हैं जैसे क कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं थेरेपी हो रहा है, उस समय बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लेकिन घर जाके रिकॉल करते हैं और फिर वहाँ रिस्पॉन्स करते हैं। तो हर बच्चे का ना अलग-अलग तरीके से वो रिस्पॉन्स मिलता है, उनका रिज़ल्ट मिलता है। पर हाँ, ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस भी रखना पड़ेगा और साथ में आपको इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा क्योंकि थेरेपी में आप हमारे पास आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, लेकिन 23 आवर्स बच्चा पेरेंट्स के पास रह रहा, घर पे रह रहा है, तो जितना एफर्ट्स वो लगाएँगे, वो उतना जल्दी बच्चा रिकवर होगा। ठीक है मैम, कुछ न्यू पेरेंट्स भी हैं, बन रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप 5-6 टिप्स ऐसी बताइए कि बच्चों के साथ ये इश्यू अकर ही ना हो। बिल्कुल, जो भी न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, 5 इयर्स तक नहीं तो कम से कम 3 इयर्स तक तो बिल्कुल भी नहीं देना है स्क्रीन टाइम। दूसरा, आप बच्चे के साथ थोड़ा इन्वॉल्व होना है, उनके साथ प्ले करना है, स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन बना के रखना है, ताकि इस तरह के कोई इश्यू ही ना हो। ओके, उसके अलावा कुछ और 1-2 टिप्स? उनके डाइट पे ध्यान देना चाहिए। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जॉइंट फैमिली में रहें या फ्रेंड सर्कल जैसे इम्प्रूव करें, जहाँ बच्चे का आना-जाना, जहाँ कंफर्टेबल फ़ील हो बच्चा, जहाँ सीख सके, जहाँ बच्चों के साथ मिल सके, ये सारी चीज़ें। और जैसे अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, मेड इज़ हैंडलिंग द किड, तो मान सैटरडे संडे उन्हें ऑफ मिलता है फॉर एग्जांपल, तो सैटरडे संडे ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे के साथ वो पूरा दिन बिता पाएँ? अगर संडे का सैटरडे का आपको टाइम मिल रहा है तो मॉर्निंग में आप पार्क लेके जा सकते हैं, जहाँ पर बॉल प्ले कर सकते हैं या झूला के ऊपर, स्विंग के ऊपर उसके साथ प्ले कर सकते हैं। दूसरे बच्चों के साथ मिक्स करके उसके साथ खेलना, उसको इन्वॉल्व करना। अगर ये स्टार्टिंग से अगर ये लेकर चलेंगे हम तो बच्चे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने न्यू पेरेंट्स की बात करी, तो मैम क्या होता है कि इन इश्यूज की अर्ली स्क्रीनिंग ज़रूरी है। तो न्यू पेरेंट्स किससे बात करें? टिप्स आपने बता दी, दैट इज़ वेरी गुड। इन टिप्स का ध्यान रखें न्यू पेरेंट्स। साथ में पीडियाट्रिशियन के पास हमारा जाना होता है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग उनसे कम्युनिकेट करते रहे या फिर किस तरीके से वो आगे प्रोसीड करे कि ये इश्यूज डेवलप ही ना हो पाए?
अगर फैमिली मेंबर में किसी को है ये प्रॉब्लम, फैमिली मेंबर में अगर किसी का ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है, हाँ, ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है, तो उनको अलर्ट रहना चाहिए कि मेबी बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें स्टार्टिंग से अलर्ट रहना चाहिए। और अगर कु थोड़े से भी अगर कोई सिम्पटम्स आपको दिखता है या कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैम ये बताइए, यू आर अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट, तो किड्स ब्लेसिंग सेंटर में आप ऐसी इन इश्यूज के रिगार्डिंग क्या-क्या डिफरेंस, मतलब क्या-क्या चीज़ें एक्टिविटी करते हो और डिफरेंटली क्या करते हो कि जब कोई पेरेंट्स आता है तो उन्हें भरोसा होता है कि हमारे बच्चे के साथ ये इश्यू है, तो विदिन टाइम ये इम्प्रूव हो जाएगा? किड्स ब्लेसिंग सेंटर में हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन भी होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होती है। स्पीच थेरेपी में जो डिले होते हैं बच्चे या ऑटिज़्म के जो बच्चे होते हैं, उनके स्पीच के ऊपर जैसे हम लोग काम करते हैं, वहाँ का सबसे पहले होता है कि एनवायरनमेंट जो है हमारा, जो वो सबसे ज़्यादा जो हम ध्यान देते हैं, वो एनवायरनमेंट के ऊपर देते हैं, ताकि बच्चा को ये फ़ील हो कि यहाँ हम सेफ हैं, ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल रेपो बिल्डअप करके फिर उसके साथ काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि वहाँ पर बच्चे के हाइपर एक्टिविटी हो गई या अटेंशन प्रॉब्लम है या बिहेवियर इश्यूज़ है, तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो ओटी में होता क्या है एक्चुअली? ओटी का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है? व्यावहारिक कार्यबल से जो बच्चे अपने डेली रूटीन का काम नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी हर तरह के कुछ भी प्रॉब्लम है जो वो नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर हम काम करते हैं। सपोज अगर एक बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा, तो उसके अटेंशन के ऊपर हम काम करते हैं। अगर किसी बच्चे की ग्रिपिंग नहीं है, वो पेंसिल नहीं पकड़ रहा है या उसके हाथों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं कि उस पे ग्रिपिंग आ जाए, हाथों में स्ट्रेंथ आ जाए, ताकि वो डेली रूटीन की जो काम है वो कर सके। इवन अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें शू लेसेस बांधने नहीं आते हैं, तो हम उन्हें वो भी बांधना सिखाते हैं ताकि वो अपने काम को खुद कर सके। ये सारी डेली रूटीन की जितनी भी चीजें होती है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रिपिंग का एग्ज़ाम्पल दिया, आपने अटेंशन का एग्ज़ाम्पल दिया। अब मैं अटेंशन पे पूछना चाहूँगा, आप ओटी के अंदर एक बच्चे की अटेंशन कैसे इम्प्रूव करते हैं? क्या टूल्स यूज़ करते हैं? ओटी के अंदर बच्चे को अटेंशन डेवलप करने के लिए ना बबल्स एक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये बबल्स पेरेंट्स एक्टिविटी। बहुत अच्छे हैं और वो अट्रैक्टिव भी है, बच्चे उसपे पूरा फ़ोकस करते हैं, पूरी तरीके से ध्यान देते हैं, बबल्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये नीचे भी देखते हैं, ऊपर देखते हैं, साइड में देखते हैं, अपने चारों तरफ वो देखते हैं, उससे बच्चे का ना अटेंशन इम्प्रूव होता है। सेकंड थिंग्स होता है कि जो स्टिकर होते हैं, आप स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने फेस पे आप लगा लीजिए और फिर बच्चे को बोलिए निकालो, इसे निकालो। हमने अपने किड्स ब्लेसिंग सेंटर का जो साइट है ना इंस्टाग्राम पे, उसमें ये एक्टिविटी भी हमने डाल रखा है। तो उसमें क्या हो, वो इतना अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को कि वो बच्चे यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो उससे क्या प्रॉपर वो आपकी आँखों में देख रहे हैं। हमारा मेन मोटिव वही है कि बच्चे हमारे आई कॉन्टैक्ट करें, हमारी तरफ देखें। उसके बाद वो फिर वो निकालते हैं। उसके बाद उससे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा। फिर हम लाइन भी बना सकते हैं। एक लाइन बना दिया, उसके ऊपर स्टिकर चिपकाओ। उसके ऊपर स्टिकर चिपकाएँगे तो बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और अटेंशन भी इम्प्रूव होगा कि उस लाइन के ऊपर ही मुझे स्टिकर चिपकाना है। ओके, तो ये कुछ है, बिल्कुल प्ले वे मेथड है और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, तो बच्चे की अटेंशन इम्प्रूव करने के लिए ये छोटी-छोटी ये एक्टिविटी होती है। छोटी-छोटी एक्टिविटी बॉल बॉल प्ले कर सकते हैं आप, सबसे अच्छा कैच करो, थ्रो करो, कैच करो। इससे क्या होगा कि लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा और साथ में बच्चे आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा। वो कैच कर रहे देखेंगे तभी तो कैच करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर कोई इश्यू हो तभी ये एक्टिविटी करिए, नॉर्मल भी कर सकते हैं। नॉर्मल भी कर सकते मैं बोल तो रही हूँ, जो नए पेरेंट्स जो बन रहे हैं ना, बॉल एक्टिविटी कराएँ, बबल्स एक्टिविटी, बच्चे खुश होंगे। और बाहर भी खेलने लेके जाए बच्चे को, पार्क हाँ, में लेके जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़मीन पे भी पैर नहीं रखने देते, बहुत ही उनकी केयर करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ओवर केयर भी होती है, नहीं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये गुड थिंग नहीं है, क्योंकि बच्चे को नेचुरल तरीके से ग्रोथ होने दीजिए ना। आपको उसको बिस्तर से नीचे नहीं उतरना है। पैर गंदे हो जाएँगे, हाथ गंदे हो जाएँगे, क्या होगा? अगर हाथ गंदे क्लीन भी हो जाएगा, लेकिन बच्चे का मूवमेंट हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा खुद से चल रहा है, भाग रहा है, ले रहा है, दे रहा है, बैलेंस बना रहा है। कई बच्चे का अगर बैलेंस नहीं बना पाते हैं, जो ज़्यादा पैम्पर कर किए हुए बच्चे होते हैं, वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, ये हाथ इसके गंदे हो गए, ये हो तो इतना पैम्पर करके मत रखिए, उसको नेचुरल ग्रो होने दीजिए। चाहे वो पार्क में खेलना हो, मिट्टी हाँ, में खेलना हो, गलियों में खेलना हो। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकर जाते हैं ये मड बाथ कराते हैं ना फार्म हाउस में जाते हैं, मड बाथ कराते हैं, तो पार्क में खेलने में क्या दिक्कत है?
खेलने दीजिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसे नॉर्मली छोड़ना भी पड़ता छोड़ना पड़ता है। है। इवन अगर बच्चे को चोट भी लगी है तो लेट्स उसे थोड़ा रोने दीजिए। मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ जाए। हमें ध्यान भी रखना है कि उसे चोट नहीं लगे, लेकिन हाँ, खेलने दीजिए। इट्स अ गुड थिंग कि माँ को पता होना चाहिए कि बच्चे को सारी ज़िंदगी कंधे पे नहीं बिठा सकते। बिल्कुल। कंधे पे बैठा के ज़िंदगी दिखाना इट्स अ वेरी बैड हमारी पेरेंटिंग भी आजकल गलत हो गई है। सिंगल चाइल्ड होते हैं, मोस्टली अब सिंगल चाइल्ड होते हैं और हमें लगता है कि उसे कुछ कमी ना होने दें। तो ये हमारी जो सोच है ना, ये सबसे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। वो बच्चे इतने पैम्पर हो जाते हैं कि उनमें बिहेवियर इश्यू जाता है धीरे-धीरे। मुझे ये चीज़ चाहिए, पेरेंट्स दे देते हैं। अब ये जो है ना, उसकी हैबिट बन गई। अब ये हर चीज़ की डिमांड करेंगे और हर चीज़ पेरेंट्स दे नहीं सकते हैं। वहाँ पर वो बिहेवियर इश्यूज़ ग्रो करता है। इसके साथ मैम एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 0 टू 5 में आपने कहा मतलब ऐसा क्या होता है 0 टू 5 में हमें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है? डॉक्टर का कहना है कि 0 टू 5 इयर्स तक हमारा माइंड का डेवलपमेंट होता है। जैसे 0 टू 5 इयर्स तक बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो डेवलप होते रहता है। तो वो डेवलपिंग पीरियड में अगर गुड थिंग्स आएँगी तो वो गुड बनेगा, बैड थिंग्स आएँगी तो वो बैड बनेगा। इसलिए कहते हैं कि जो 0 टू 5 इयर्स का जो एज है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस समय ध्यान रखना चाहिए। उस समय बच्चे को किसी चोट-वोट से भी बचा कर रखना चाहिए कि उसके हाथों में लग जाए, पैर में लग जाए, कोई बात नहीं, पर हेड पे नहीं लगना चाहिए। और अगर 0 टू 5 या 0 टू 3 में वो ज़्यादा मोबाइल देखता है, ज़्यादा स्क्रीन देखता है, तो मतलब पेरेंट्स अवॉइड कैसे करें? क्योंकि मैंने कहा न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे करें? मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअली में। क्योंकि बच्चे बहुत टेंट्रम करते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है कि माँ-बाप भी लगे चलो ठीक है, हम इसे मोबाइल नहीं दिखा रहे इसके अटेंशन के लिए, तो हम क्या करें एक्स्ट्रा ताकि बच्चा टेंट्रम भी ना करे और बच्चा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव हो इंस्टेड ऑफ मोबाइल्स? आजकल तो डिफरेंट टाइप के टॉयज़ बहुत सारे टॉयज़ आ गए हैं, तो टॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं, साइकिल वगैरह या व्हीकल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बच्चा चलाए, घूमे और अगर मोबाइल लेना भी है, तो वो बच्चों को वाला मोबाइल दे सकते हैं, जिसमें वो प्ले भी कर लें और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। कुछ गेम्स इक्विपमेंट आते हैं लाइक अ मोबाइल, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कुछ गेम्स होती है सिर्फ़ नॉर्मल गेम्स हाँ, होती हैं। बिल्कुल, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसमें बच्चा प्ले कर सकता है। तो बस उसमें थोड़ा-सा टाइम रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हाँ, होगा। ये सैंड प्ले कर सकते हैं, उसमें बच्चे बहुत खुश होके काम करते हैं, तो ये सारी जो प्ले एक्टिविटी है, वो कर सकते हैं। तो मैम किड्स ब्लेसिंग सेंटर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आपने ऐसी वीडियोज़ नॉलेजेबल और अवेयरनेस वीडियो डाल रखी है सारी की सारी? हाँ जी, डाल सकती है। तो मतलब पेरेंट्स वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। इवन कोई इश्यू भी ना हो, नॉर्मली वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने एक्टिविटीज़ बताई, स्टिकर एक्टिविटी बताई आपने, बबल एक्टिविटी बताई, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें हमें कोई इश्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। कोई इश्यू नहीं है, बल्कि आप अगर डेली रूटीन बेस पे ये काम करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा बच्चे में। क्योंकि फैक्ट बताऊँ जब हम बचपन में आपको भी पता है कि हम कितना खेलते थे गलियों में। हम अपने पार्क में से 8-9 बजे से पहले नहीं आते थे जब हमारा डिनर टाइम होता था। और हमें अभी भी याद है कि पार्क में भी खूब बड़े-बड़े झूले लगते थे, हम उसपे झूलते थे। हमने रामलीलाएँ बहुत देखी हैं बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल पेरेंट्स खुद इतने बिज़ी हैं कि ना वो उन्हें ले जा पा रहे हैं और ना ही वो इंटरेस्ट बचा है। इंटरेस्ट भी नहीं है, पेरेंट्स आजकल बोलते हैं एजुकेशन है, एजुकेशन पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है पेरेंट्स का। आई ऑल्सो वांट कि एजुकेशन ठीक है, फोकस हो। बट एक टाइम पे जब हमारा जो बच्चे का 0 टू 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स का जो एज है, उस टाइम पे सिर्फ एजुकेशन मायने नहीं रखता। उस जगह पे उनका प्लेइंग भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्ले एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पर सोशल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। यू आर राइट। और एजुकेशन का मतलब हो गया कि सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करो तो वो कहीं न कहीं कमी हो जाएगी आपको। जिन बच्चों का अगर आप देखो वो सिर्फ स्टडी के ऊपर जा रहे हैं ना, तो उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यू आर राइट क्योंकि वो बिहेवियर सोशली सोशली मिक्स नहीं हो पाते हैं बिल्कुल, और जो बेसिकली बैलेंस चाहिए हर एक चीज़ में। बैलेंस चाहिए। ठीक है मैम, मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि एक मदर अपने चाइल्ड से बहुत कनेक्टेड होती है, इवन वर्किंग मदर आती है, अपने बच्चे को हैंडल करती है, जब भी उसे टाइम मिलता है, वो अपने बच्चे को हैंडल करने में लग जाती है। लेकिन हस्बैंड कहीं न कहीं थका हुआ फ़ील करता है, वो अपने बच्चे के साथ बाहर नहीं खेल पाता है ड्यू टू एनीथिंग, लो एनर्जी, काम का प्रेशर है, तो आप उनको क्या बोलेंगे हस्बैंड के लिए? और हस्बैंड में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो मदर भी काम करके आ रही है, प्लस वो घर का भी सँभाल रही है। वो घर और बाहर दोनों जगह सँभाल रही है, तो थोड़ा-सा तो आपको हस्बैंड को कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि वो भी थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो। उनको भी टाइम चाहिए, जो भी मदर है उन्हें भी टाइम चाहिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। क्योंकि वो भी बाहर का भी काम करो, घर में भी आके काम करो, प्लस अगर अकेले बच्चे को सँभालना पड़े ना, तो वो भी इरिटेट हो जाएगी। उनकी जगह पे कोई भी रहेगा तो इरिटेट हो जाएगा। तो हस्बैंड को चाहिए कि वो सपोर्टिव बने, ठीक है? दोनों मिलकर करेंगे तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैम आपके क्लिनिक्स में बेसिकली आपने ओटी बताई।
ठीक है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बबलिंग्स, आपने ये सब चीज़ें बताई। कुछ अलग थेरेपीज़ आप बता सकती हैं जो आप बच्चों के साथ करते हो और जिससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट भी होती हो? हाँ, देखिए अभी हमने लेटेस्ट में शुरू किया है ज़ीरो वोल्ट थेरेपी। तो ज़ीरो वोल्ट थेरेपी में क्या होता है, एक मैट होता है जिसमें वायर लगे होते हैं और वो वायर जो है वो अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। उसके ऊपर जैसे बच्चे को बैठाकर हम एक्टिविटी कराते हैं। उससे क्या होता है कि जो रेडिएशन मोबाइल का जो साइड इफ़ेक्ट बच्चे में हुआ ना, वो उस चीज़ को रिड्यूस करता है, कम करता है। ओके, आप कह रहे हो कि जो एक्सेसिव मोबाइल स्क्रीन देखने की वजह से जो बच्चों को अटेंशन इश्यूज़ आ गए हैं, वो उसको उसको रिज़ॉल्व करने में हेल्प करता है। हेल्प तो बेसिकली आपने कहा कि इट इज़ अ ज़ीरो वोल्ट थेरेपी, कोई बच्चे को इश्यू हो जाए इससे आप कह रहे हो वोल्टेज है वहाँ पर। नहीं, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो मतलब आप रेगुलरली जिन बच्चों को कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, रेडिएशन वो आप रेगुलर कराते हो अपने सेंटर में हाँ, और बच्चे को चाहे जितना मर्ज़ी छोटा हो, कोई इश्यू नहीं आता इससे। नहीं कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा कोई थेरेपी? बहुत सारी एक्टिविटी है जैसे आप डो थेरेपी करा सकते हैं, डो प्ले थेरेपी? डो प्ले थेरेपी करा सकते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, वो रिड्यूस होता है। सेंसरी इश्यूज़ कैसे सेंसरी इश्यू कोई एक्सप्लेन करो आप? जैसे बच्चे कई बार होता है कि आपको टच नहीं करने देंगे, ओके, चीज़ों को टच नहीं करने देंगे। कुछ रफ चीज़ों को आप टच करते हैं तो वो छूने नहीं देंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में जैसे राइस प्ले कर सकते हैं, चावल को के साथ बच्चे को खेल सकते हैं, तो उससे उनके सेंसरी जो इश्यूज़ हैं वो कम हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ जैसे गीले आटे को उस बच्चों के हाथ में दे दिया, उसके साथ वो प्ले करते हैं, तो उससे उनका जो है वो सेंसरी इश्यूज़ भी कम होते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों में। ओके। सिमिलर सेंटर्स लाइक यू मैंने सुना है वहाँ पर मड थेरेपी भी होती है। हाँ, मड थेरेपी में क्या होता है, जो कई बच्चे का होता है जैसे गीले चीज़ों से उन्हें सेंसरी इश्यूज़ होती है, उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो उन बच्चों के लिए हम मड थेरेपी करते हैं ताकि उनके जो गीली चीज़ों को छूने से जो सेंसरीज़ प्रॉब्लम होती है वो उनको मतलब ठीक किया जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो मड थेरेपी में एक्चुअली होता क्या? सो कुछ नहीं, बस बच्चे को क्ले के साथ खेलना होता है। ओके, क्ले के साथ मतलब आप ये कह सकते हो कि जो मैक्सिमम कुछ बच्चों के पास क्ले तो बाहर से भी मिलती है। क्ले बाहर से भी मिलती है पर वो ड्राई होता है। हुँ, हुँ। पर वहाँ जो मड होता है, वो गीला होता है। तो उसमें बच्चे उसके ऊपर चलते भी हैं और प्लस हाथ से भी टच करते हैं। तो उससे क्या होता है उनके जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं ना, वो खत्म होते हैं। मैम 0 टू 5 इयर्स में हमने बच्चों की बात करी। 3 साल तक भी बच्चा काफ़ी डेवलप हो जाता है, 4 तक भी हो जाता है। तो ड्यूरिंग द टाइम पेरेंट्स की उसके साथ इन्वॉल्वमेंट कैसी रहनी चाहिए? मान लो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है और क्यों रहनी चाहिए? पेरेंट्स का बच्चों के साथ कंसिस्टेंसी होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। कम से कम 10 इयर्स तक तो प्रॉपर बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। कई बार होता है कि जैसे थेरेपी स्टार्ट होते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे बच्चा नॉर्मल हो गया और वो थेरेपी बंद करा देते हैं और फिर घर पे भी अगर वो ध्यान नहीं दे, तो वो फिर से चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम जो है फिर से आ सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि आप जब आपको लगे कि बच्चा ठीक हो गया है, मेरा बच्चा ठीक हो गया, अब थेरेपी की नीड नहीं है, तब भी आप थेरेपिस्ट के कंसल्ट में रहना चाहिए और घर पे जो एक्टिविटी वहाँ थेरेपी सेंटर में आप वो करा रहे हैं, वो घर पे भी कराते रहना चाहिए। मतलब आपका कहना है एक फ़ॉलो-अप चलता रहना चाहिए। हाँ, जो थेरेपी पहले रेगुलर चल रही थी, ये हो सकता है 15 दिन में 1 बार हो जाए, बट बेसिकली वीक में कंसल्टेशन भी रहनी चाहिए कि हाँ, बच्चा बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल। कर गया, दोबारा से वो इश्यू अराइज़ ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो मैम मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो इन इश्यूज़ के रिगार्डिंग और इसकी अर्ली इंटरवेंशन हो ताकि हम इश्यू जल्दी रिज़ॉल्व कर सकें। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर आपको थोड़े से भी सिम्पटम्स दिखते हैं कि बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल बच्चे से थोड़ा डिफरेंट है, तो अलर्ट हो जाना चाहिए। और फिर अगर और भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो थेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए और उन्हें पॉजिटिव सपोर्ट करके, उनके नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट करके बच्चों के डेवलपमेंट को एनहांस करना चाहिए। तो ये कन्वर्सेशन थी हमारी सुधा जी के साथ। शी इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड चाइल्ड थेरेपिस्ट। देखिए हर एक बच्चा यूनिक है और जिस तरीके से हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है तो इश्यूज़ आ सकते हैं। प्रॉब्लम तो आती ही आती है लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफ़ाई कर लेना और अर्ली इंटरवीन करना। बच्चे हमारी सिर्फ़ एसेट नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ आवर हार्ट। तो जितनी जल्दी आप इंटरवीन करेंगे, अर्ली इंटरवीन करेंगे, हम उस इश्यू को उतनी जल्दी रिज़ॉल्व कर पाएँगे और बच्चे की डेवलपमेंट में वो कोई बैरियर नहीं बनेगा। तो अगर कहा जाए अर्ली इंटरवेंशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर्स है, एक होप है कि हाँ, अगर बच्चे में कुछ ऐसे इश्यू आते हैं तो हम अर्ली इंटरवीन कर लें ताकि हमें पहले से हम प्रिपेयर हो जाएँ।